नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 19 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था। तो वह सूचना यह है कि टारगेट प्रीलिम 2023 जिसका हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस यूट्यूब के हिंदी प्लेटफॉर्म पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। और दोस्तों, यह फ्री क्रैश कोर्स 24 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सुबह 10 बजे से 12 बजे आयोजित किया जाएगा। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जो लोग आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं और जो आगे भी देंगे, तो उससे उनको एक आइडिया मिलेगा। तो इस तरह से हमारे सभी शिक्षकों के द्वारा जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, वह इस क्रैश कोर्स को करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 24 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, तो इसमें इन्वायरमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट एंड डिसीजन, यानी यह सब पूरे एक साल का पूरा ब्यौरा, जो कि एक साल का यह करंट अफेयर आप लोगों को बताया जाएगा। और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तो आइए अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि अधिनियम की प्रयोज्यता पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों और बौद्धों सहित सभी धर्म के लोगों तक विस्तारित है। दूसरा कथन दिया गया है कि अधिनियम की धारा 5 निर्दिष्ट करती है कि पक्षकारों को जिले के विवाह अधिकारी को लिखित नोटिस देना चाहिए और इस तरह की अधिसूचना की तारीख से कम 30 दिन के लिए कम से कम एक पक्ष को जिले में रहना चाहिए। तीसरा कथन दिया गया है कि अधिनियम की धारा 7 किसी भी व्यक्ति को नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले विवाह पर आपत्ति जताने की अनुमति देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर पहला कथन, चूंकि अगर स्पेशल जो मैरिज एक्ट 1954 है उसके बारे में अगर आप जानते हैं, तो पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि इस अधिनियम की प्रायोज्यता में यही दिया ही गया है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सहित सभी धर्मों के लिए यह जो है विस्तारित है। तो ऐसे में पहला कथन तो सही हो जाता है। दूसरा कथन, जिसमें अधिनियम की धारा 5 यह निर्दिष्ट करती है कि जिले के विवाह अधिकारी को लिखित नोटिस देना चाहिए, तो ऐसे में यह दूसरा कथन भी एकदम सत्य है। तीसरे कथन की बात करें तो धारा 7 में सीधे सीधे यही दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले विवाह पर आपत्ति जताने की अनुमति। तो ऐसे में ये तीनों कथन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ठीक है। तब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सही कूट का चयन कीजिए। केवल एक कथन गलत है, केवल 2 गलत है, या सभी कथन गलत है, या कोई भी कथन गलत नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर यही होगा कि कोई भी कथन गलत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में कि अवॉइड पर्सनल लॉ, लेट अस लुक एट स्पेशल मैरिज एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो दोस्तों, समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि वह पर्सनल लॉ के क्षेत्र से दूर रहेगी, लेकिन केवल यह जांच करेगी कि क्या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अधिकार दिया जा सकता है। एक तर्क के जवाब में शादी का विधायी इरादा एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच संबंध रहा है। शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया है कि एक पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से संबंधित है। तो दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नागरिक मिलन यानी सिविल यूनियन ऐसी कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समलैंगिक जोड़ों को विशिष्ट अधिकारों और जिम्मेदारियों की अनुमति देता है, जो आमतौर पर विवादित जोड़ों को दिए जाते हैं।
पहला कथन। दूसरा कथन है कि हालांकि एक नागरिक मिलन एक विवाह जैसा दिखता है और इसके साथ रोजगार, विरासत, संपत्ति और पैतृक अधिकार आते हैं, दोनों के बीच कुछ अंतर है। दोस्तों, तीसरा कथन इसमें दिया गया है कि भारत में दत्तक ग्रहण नियमों के अनुसार एक बच्चे को केवल तभी गोद लिया जा सकता है जब विवाहित जोड़े के मामले में गोद लेने के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति हो और एक अकेला पुरुष एक लड़की को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सिविल यूनियन क्या है यह जान लेना आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो यह जो है विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक सिविल यूनियन दो व्यक्तियों के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संघ है, चाहे उनकी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समान लिंग वाले जोड़ों को विशिष्ट अधिकारों और जिम्मेदारियों की अनुमति देता है, जो आमतौर पर विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार संघ जोड़ों को धार्मिक या सांस्कृतिक विवाह समारोह के पारंपरिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों से गुजरे बिना एक औपचारिक कानूनी रूप से बाध्यकारी संबंध बनाने की अनुमति देता है। हालांकि एक सिविल यूनियन एक विवाह जैसा दिखता है, इसके साथ रोजगार, विरासत, संपत्ति, माता पिता के अधिकार तथा दोनों के बीच कुछ अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों जो है कथन यहाँ पर सही हैं, अतः उत्तर इसका डी होगा। तो इससे संबंधित जो खबर आई हुई है, हाउ सिविल यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम मैरिज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल यूनियन शादी से कैसे अलग है। तो एक सिविल यूनियन दो व्यक्तियों के बीच एक कानूनी समझौता है जो उन्हें विवाह के कुछ अधिकार और लाभ प्रदान करता है, जैसे विरासत का अधिकार, कर लाभ, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। हालांकि यह कई मायनों में शादी से अलग है। धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास एक नागरिक संघ में भूमिका नहीं निभाते हैं, जबकि वे अक्सर विवाह में करते हैं। कुछ देशों में सिविल यूनियन केवल समान लिंग वाले जोड़ों के लिए उपलब्ध है, जबकि विवाह समान लिंग और विपरीत लिंग वाले दोनों जोड़ों के लिए उपलब्ध है। और एक सिविल यूनियन को सभी राज्यों या देशों द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती, जबकि एक विवाह को आमतौर पर पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। यानी सिविल यूनियन बनाम विवाह में प्रवेश करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं में अंतर हो सकता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व और कानूनी मान्यता के संदर्भ में भिन्न हो सकता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका समान सेक्स यूनियनों की अनुमति देता है। दोस्तों, वर्ष 2009 से पहले स्वीडन ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दी थी। वहां LGBTQ जोड़े सिविल यूनियनों के लिए आवेदन कर सकते थे और विभिन्न लाभों का आनंद उठा सकते थे। दोस्तों, 1993 में नॉर्वे में जोड़ों को नागरिक संघों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी तरह से ब्राजील, उरुग्वे, अंडोरा और चिली जैसे देशों में भी विवाह के कानूनी अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने से पहले ही समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों में प्रवेश करने के अधिकार को मान्यता दे दी थी। तो दोस्तों, यह जो है खबर ये लगातार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की है। तो केंद्र ने याचिकाओं के खिलाफ तर्क दिया है और विवाह की सामाजिक कानूनी संस्था को कानूनी मान्यता प्रदान करने के न्यायपालिका के अधिकार पर सवाल उठाया। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई का दायरा एक नागरिक संघ की धारणा विकसित करने तक सीमित होगा, जिसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का एक हस्ताक्षर करता है, जो कि जुलाई 1997 में प्रभाव में आया और इसकी कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे उत्पादों में विश्व व्यापार की 95% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला कथन एकदम सही है, चूंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का भारत एक हस्ताक्षर करता है और यह 1997 में से प्रभाव में आया था। दूसरा कथन है कि समझौते के एक हस्ताक्षरकर्ता के हिस्से के रूप में भारत को इन उत्पादों पर प्रशुल्क को खत्म करने की आवश्यकता है, यानी इस खत्म करना अनिवार्य किया गया है। यह भी कथन एकदम सही है। तीसरा है, दिसंबर 2016 में नैरोबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रों ने समझौते के विस्तार को समाप्त करने का निर्णय लिया और इसे सूचना प्रौद्योगिकी 2 समझौता नाम दिया। दोस्तों, यह कथन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह 2016 नहीं
2015 में हुआ था। तो ऐसे में पहला और दूसरा कथन तो सही है, अतः उत्तर क्या होगा? ए होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि इंडिया टू अपील डब्ल्यूटीओ पैनल रूलिंग ऑन आईसीटी इंपोर्ट टैरिफ्स लिमिटेड पीएलआई इम्पैक्ट। तो ये भी खबर आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 21 मई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और इस ऐप का उद्देश्य ही है कि अधिक पारदर्शिता लाना और विभिन्न योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करना। तो इस तरह से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर सभी राज्यों संघ क्षेत्रों के महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए यह लागू होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप जियो टैग की तस्वीरों के साथ श्रमिकों की वास्तविक समय में उपस्थिति लेने की अनुमति देता है और इस तरह से यह ऐप कार्यक्रम के नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने में यह मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जितना हमने चर्चा किया तो यह पहला कथन इसमें जो है सही नहीं है, क्योंकि यह सहकारिता मंत्रालय बता रहा है, जबकि कौन मंत्रालय था? ग्रामीण विकास मंत्रालय था। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है, इससे श्रमिकों को डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। तो इससे संबंधित जो है, इसमें यहाँ पर उत्तर तो आपका ए हो गया। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है भी इंडियन एक्सप्रेस में कि डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट अंडर मनरेगा एक्सटेंडेड टिल जून 30, यानी जून 30 तक बढ़ा दिया गया है सब लोगों को आधार बेस्ड पेमेंट अंडर द मनरेगा इसे जो है, और इस तरह से इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को इसका लाभ मिल रहा है। अब बढ़ते हैं 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? भारत, आप देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी तो उसमें यही था कि भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर संप्रभु यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहाँ बी इसका उत्तर होगा। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये नहीं होगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता यह 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो ऐसे में इसका उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, पौधों द्वारा संकट का संदेश। दोस्तों, जैसे हम लोगों को चोट लगती है तो हम आवाज़ निकालते हैं, कराहते हैं, हमारी उंगली में चोट लगती है तो हम जोर से चिल्लाते हैं। तो इसी तरह से इन वनस्पतियों में भी जो है जीव होता है। अगर हम इनकी टहनियों को तोड़ते हैं, इनकी पत्तियों को तोड़ते हैं, तो याद हो तो हम लोग बचपन में अगर टहनी या पत्तियां वगैरह तोड़ते थे तो हमारे जो गार्जियन हैं वो हमें बोलते थे कि इन पत्तियों को मत तोड़ो, इन्हें भी आंसू आता है, इनको भी कष्ट होता है। दोस्तों, पिछले महीने के अंत में इजराइल में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने के एक समूह ने बताया है कि पौधों द्वारा किए गए संकटपूर्ण शोध को उठाने में वो सक्षम थे। शोधकर्ताओं का यह कहना है कि जब ये पौधे किसी तरह से तनाव का सामना करते हैं, जैसे जब उन्हें पानी की जरूरत होती है, तो वे अल्ट्रासोनिक रेंज में बहुत अलग उच्च पिच वाली आवाज़ें निकाल रहे थे। तो यह पर काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने एक सदी से पहले ही यह बात बता दी थी कि पौधे संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, जानवरों की तरह सुख और दर्द महसूस करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, हम लोग के लिए तो यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो है वहाँ पर बहुत चर्चा का विषय हो गया है। तो इस तरह से पहली बार था वहाँ पर कि पौधों को किसी प्रकार शोर करते हुए पकड़ा गया और सफलता के शोध के निष्कर्षों ने वैश्विक सुर्खियाँ बटोरी हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोगों को बचपन में ही हमारे माता पिता इस चीज़ को सिखाते थे। अगर हम पेड़ की टहनियाँ या तुलसी का पेड़ तोड़ देते थे तो वो हम लोगों को यही बताते थे। हमें हंसी आती थी, लेकिन यह सत्य है घटना। हमारे देश के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने पौधों पर विशेष अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इसमें संवेदनाएं होती हैं, इनको भी दर्द होता है, जानवरों की तरह यह सुख और दुख महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह अधिनियम कब आया और
यह अधिनियम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब बना और इस तरह से इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जगदीश चंद्र बोस यह जो है कौन थे, इनका किन किन क्षेत्रों में योगदान था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर है कि यह 24 तारीख से जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसकी वजह से 24 तारीख से जो हमारा सीएनए लाइव द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण का जो प्रसारण होता है वह 12 से 1 की जगह अब 1 से 2 बजे तक होगा। यह ध्यान रखेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो रोज आप लोग 12 बजे से द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण जो आप लोग लाइव देखते हैं 12 से 1, यह जो है क्रैश कोर्स की वजह से 1 से 2 आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यह भी खबर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।